नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग यानी सूची का भौतिक स्वरूप। और कल तक हमने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल पूरा कर लिया था और आज सूचीकरण का लास्ट टॉपिक है। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आप हेडिंग लगा दीजिए सूची का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग यानी सूची का भौतिक स्वरूप यानी पुस्तकालय सूची का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फॉर्म कैसा होता है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का, वो हम देखेंगे। तो देखिए फिजिकल फॉर्म से क्या मतलब है। सूची का वो स्वरूप या वो रूप जो सूची के बाहरी बनावट, सूची के स्ट्रक्चर एंड आकार प्रकार रूपरेखा से संबंध रखता हो, वो क्या कहलाता है फिजिकल फॉर्म यानी सूची का भौतिक स्वरूप कहलाता है। आप लिख लीजिए सूची का वो स्वरूप जो उसके बाहरी बनावट यानी स्ट्रक्चर, बाहरी बनावट, आकार प्रकार से संबंध रखता हो उसे सूची का भौतिक स्वरूप कहते हैं। अब सूची का भौतिक स्वरूप या सूची का स्वरूप दो तरह का होता है। एक आउटर फॉर्म होता है, एक इनर फॉर्म होता है लाइब्रेरी कैटलॉग यानी आंतरिक स्वरूप होता है, एक बाह्य स्वरूप होता है। सबसे पहले हम भौतिक स्वरूप या बाह्य स्वरूप सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अब देखिए ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में। अब देखिए सूची का बाह्य स्वरूप या भौतिक स्वरूप दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है कन्वेंशनल फॉर्म होता है, जिसको अपन परंपरागत स्वरूप कहते हैं यानी सूची का परंपरागत स्वरूप। दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल फॉर्म यानी अपरंपरागत स्वरूप। अब देखिए कन्वेंशनल फॉर्म जो परंपरा के रूप से चलता आ रहा है सूची का, वो फॉर्म कितने तरह का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है रजिस्टर्ड कैटलॉग यानी पहला कौन सा होता है रजिस्टर्ड कैटलॉग यानी पंजिका सूची, या फिर इसको कहते हैं प्रिंटेड बुक यानी मुद्रित पुस्तक। इसको क्या कहते हैं? या तो आप कह दो इसको पंजिका सूची कह दो, रजिस्टर्ड यानी पंजिका सूची, या फिर क्या कह दो प्रिंटेड बुक को मुद्रित ग्रंथ कहते हैं, मुद्रित ग्रंथ। और दूसरा इसका टाइप होता है सीप कैटलॉग पुल्लिंगनुमा सूची। सीप कैटलॉग को आप लिख लेना, पुल्लिंगनुमा सूची कहते हैं हिंदी में, पुल्लिंगनुमा सूची। और तीसरा होता है कार्ड कैटलॉग यानी पत्रक सूची। ये पत्रक सूची हो गया और ये हो गया पुल्लिंगनुमा सूची हो गया, पुल्लिंगनुमा सूची। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। नॉन कन्वेंशनल कौन से होता है? चार प्रकार का होता है। तो देखिए नॉन कन्वेंशनल यह बना रहा हूं। पहला होता है विजिबल फॉर्म, विजिबल इंडेक्स फॉर्म, सर्वदर्शी विजिबल इंडेक्स फॉर्म यानी सर्वदर्शी सूची होती है। सर्वदर्शी सूची
सर्वदर्शी हो गया। और दूसरा होता है मार्क एंड मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। और तीसरा होता है ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। और चौथा होता है माइक्रो कैटलॉग यानी सूक्ष्मदर्शी सूची, यानी सूक्ष्मदर्शी सूची कैटलॉग यानी सूक्ष्म सूची हो गई। अब देखिए, अब माइक्रो कैटलॉग भी 3 तरह का होता है। माइक्रो फिश होता है, माइक्रो कार्ड होता है और माइक्रो फिल्म होता है। माइक्रो फिल्म। ये क्या होता है? फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का बाहरी स्वरूप होता है। पहला होता है कन्वेंशनल 3 प्रकार के होते हैं। रजिस्टर्ड कैटलॉग या प्रिंटेड बुक, पंजिका सूची या मुद्रित सूची। दूसरा सीव कैटलॉग या पुलिंदुमा सूची। तीसरा कार्ड कैटलॉग या पत्रक सूची। और नॉन कन्वेंशनल सेकंड टाइप है, वो कुछ 4 प्रकार होते हैं। विजिबल इंडेक्स यानी सर्वदर्शी स्वरूप हो गया। दूसरा मार्क हो गया मशीन रीडेबल कैटलॉग यानी मशीन पठनीय सूची। और ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो गया। और माइक्रो कैटलॉग माइक्रोफॉर्म कैटलॉग लिख सकते हैं आप इसको। माइक्रोफॉर्म यानी सूक्ष्म रूप का सूची हो गया। जो 3 प्रकार की होती है, माइक्रोफिश, माइक्रो कार्ड और माइक्रो फिल्म होती है। अब इन एक के बारे में डिटेल से अपन पढ़ते हैं। तो ये टेबल्स आप बना लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। पहली हेडिंग लगा दीजिए कन्वेंशनल फॉर्म यानी परंपरागत स्वरूप कौन कौन से होते हैं। उसमें सबसे पहले रजिस्टर्ड कैटलॉग देखेंगे अपन। पहला है परंपरागत भौतिक स्वरूप। परंपरागत के अंदर सबसे पहला कौन सा था? रजिस्टर्ड यानी या प्रिंटेड बुक या कैटलॉग यानी रजिस्टर कैटलॉग। पहला है प्रिंटेड बुक या रजिस्टर्ड कैटलॉग एंड पंजिका सूची। इसके अंदर लाइब्रेरी में आने वाले जितने भी ग्रंथ या पुस्तक होती है उन सब का एक रजिस्टर्ड कैटलॉग के तौर पर सूची में तैयार किया जाता है। रजिस्टर में एंट्री की जाती है, सूची बनाई जाती है रजिस्टर के अंदर। पुराने टाइम में पहले सर्वप्रथम यही प्रचलन में था। जब कैटलॉगिंग कार्ड का आविष्कार नहीं हुआ था तब पुस्तकालय के अंदर एक रजिस्टर रहता था, पंजिका सूची रहती थी, उनमें एंट्री बनाते थे। एक रजिस्टर में एंट्री बनाते थे। या फिर प्रिंट बुक छपवाते थे, मुद्रित बुक को छपवा लेते थे। उस कैटलॉगिंग कार्ड के लिए मुद्रित बुक छपवा लेते हैं। पुस्तकालय सूची के लिए मुद्रित बुक छपवा कर वो पंजिका सूची तैयार करते थे या मुद्रित बुक तैयार करते थे। अब देखिए, इस सूची में लाइब्रेरी में आने वाली सभी बुक या ग्रंथ की एक रजिस्टर्ड में सूची तैयार करते थे। पुराने टाइम में एक रजिस्टर में सूची तैयार करते थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन कब हुआ था? सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ था इसका 1723 में हार्वर्ड कैटलॉग में प्रकाशन हुआ था। सर्वप्रथम प्रकाशन 1723 में। और दूसरा प्रकाशन हुआ था 1745 के अंदर येल कैटलॉग में दूसरा प्रकाशन हुआ था। दूसरा प्रकाशन 1745 में प्रकाशन हुआ था। येल बुक कैटलॉग में प्रकाशन हुआ। दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? येल बुक कैटलॉग, इसमें बुक लिख लेना। येल बुक कैटलॉग में दूसरा प्रकाशन हुआ था। प्रथम प्रकाशन 1723 में हार्वर्ड कैटलॉगिंग में पहला प्रकाशन हुआ था। इसका प्रारंभ प्रकाशन कब हुआ था? 1700। आपको पूछ रहे थे इस रजिस्टर्ड कैटलॉग या बुक प्रिंटेड बुक का प्रारंभ कब हुआ था? 1723 में हार्वर्ड कैटलॉग के रूप में प्रकाशन हुआ। दूसरा 1745 में येल बुक कैटलॉग के रूप में प्रकाशन हुआ। अब दूसरा देखते हैं पुलिंदुमा या सीव कैटलॉग। दूसरा क्या देखते हैं? पुलिंदुमा या सीव कैटलॉग। पुलिंदुमा या सीव कैटलॉग इसी के अंदर परंपरागत कन्वेंशनल के अंदर दूसरा है सीव कैटलॉग। सीव कैटलॉग
यानी पुलिंदनुमा सूची, पुलिंदनुमा सूची कैटलॉग। इस स्लिप कैटलॉग या पुलिंदनुमा सूची का आकार, प्रकार और बनावट उसी तरह होती है जो बैंक में नमूने खातेदार होते हैं ना, उनकी स्लिप्स होती है ना, उन स्लिप्स की तरह इनका आकार प्रकार होता है। और इनके स्लिप्स के पीछे यानी बाएं लेफ्ट हैंड साइड में 2 छिद्र होते हैं और इन छिद्रों के द्वारा हम फाइल के अंदर इनको बांध कर यांत्रिक विधि से भी सुरक्षित रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब इसको निकाल भी सकते हैं और अपडेशन के रूप में इसमें बीच में और स्लिप भी डाल सकते हैं। नई एंट्रीज बनेगी तब नई एंट्रीज का स्लिप भी डाल सकते हैं। तो ये इसका आविष्कार या इसका साइज क्या होती है, इन पुलिंदनुमा साइज क्या होती है, ये 10 इंटू 15 सेंटीमीटर की पर्चियां होती हैं, जिसे फाइल में बांधकर भी रखा जा सकता है। ये पर्चियां होती है 10 इंटू 15 सेंटीमीटर की पर्चियां होती हैं, या फिर इसकी साइज 10 सेंटीमीटर में पूछे 10 इंटू 15 या 4 इंटू 6 ये इंच में इसकी साइज होती है, 4 इंटू 6 इंच और इसकी साइज होती है स्लिप कैटलॉगिंग की। और स्लिप कैटलॉगिंग में ये पर्चियां अपन फाइल्स के अंदर डाल भी सकते हैं और इसमें जो पर्चियां जो स्लिप्स एंट्री हम बनाते हैं, न्यू एंट्री बनाते हैं, अद्यतन आप टाइम टू टाइम अपडेट भी कर सकते हैं, फाइल के अंदर बांध कर रखते हैं इसको और खोलकर वापस उस फाइल को अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर ये सुविधा होती है। और इसका आविष्कार कब हुआ था, पुलिंदनुमा का आविष्कार 1871 में इसका आविष्कार हुआ था, 1871 में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग यानी प्रथम बार प्रयोग 1876 में लेडिन विश्वविद्यालय हॉलैंड की सूची हेतु प्रयोग किया गया। हॉलैंड की सूची हेतु प्रयोग किया गया। हॉलैंड की सूचियां यहाँ प्रविष्टियों को एंट्रीज बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया 1876 में। और इसके अंदर 1891 मैं यहाँ पे इसको मिटा रहा हूं, इसकी साइज वगैरह आपने नोट कर ली होगी। स्लिप कैटलॉगिंग के अंदर ही बता रहा हूं, 1891 तथा 1892 में मैडम रिकी तथा जेडी ब्राउन ने इसमें संशोधन किया। तो इसको पूछ सकते हैं आपको कि 1891 में संशोधन किसने किया, तो मैडम रिकी तथा जेडी ब्राउन ने इसमें संशोधन किया। जेडी ब्राउन ने इसमें संशोधन किया, जेम्स डग ब्राउन ने। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर 1-2 पॉइंट और है। और इसमें एक ऑर्थर लंबर्ट वैज्ञानिक था, ऑर्थर लंबर्ट ने इसे किसे स्लिप कैटलॉगिंग को इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया, यानी आधुनिक स्वरूप प्रदान किया तथा इसमें प्रदान किया तथा सेल्फ लॉकिंग विकेट यानी स्वचालित ताले का प्रावधान किया। सेल्फ लॉकिंग विकेट का ताले का प्रावधान किया। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, प्रावधान किया था, इसमें प्रावधान किया। तो ये भी पूछ सकते हैं, प्रावधान किया। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि इसमें सेल्फ लॉकिंग विकेट का प्रावधान या सेल्फ लॉकिंग विकेट का प्रावधान किसने किया, स्वचालित ताले का प्रावधान किसने किया, ऑर्थर लंबर्ट ने इसे आधुनिक स्वरूप प्रदान किया तथा इसमें सेल्फ लॉकिंग विकेट का प्रावधान किया। अब आगे बढ़ते हैं, कार्ड कैटलॉगिंग के बारे में देखते हैं। तीसरा स्वरूप है इस सूची का, तीसरा है कार्ड कैटलॉग। कार्ड कैटलॉग यानी सूची पत्रक। वर्तमान समय में सर्वाधिक प्रचलित यही भौतिक स्वरूप है सूची पत्रक का। सूची पत्रक वर्तमान स्वरूप में सर्वाधिक प्रचलित यही भौतिक स्वरूप है। और इसकी साइज क्या होती है, 5 x 3 इंच इसकी साइज होती है कार्ड कैटलॉग की।
या फिर इसकी साइज होती है 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर कार्ड कैटलॉगिंग की साइज होगी इस तरह से। कार्ड कैटलॉगिंग होता है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ कार्ड कैटलॉग आपको पढ़ा दिया है। इस तरह से कार्ड कैटलॉग होता है और ये कार्ड कैटलॉग कार्ड कैबिनेट के अंदर ये इस तरह रहता है। कार्ड कैबिनेट के अंदर यहाँ पर इसमें एक होल होता है, इसके अंदर स्टील की रॉड डालकर, ऐसे एक स्टील की रॉड डालकर बाहर से इसको इस तरह किया जाता है, स्टेबल किया जाता है। इस तरह से एक कार्ड कैबिनेट होता है, इस तरह से एक कार्ड कैबिनेट होता है, इस तरह से बना रहता है कार्ड कैबिनेट। इस कैबिनेट के अंदर, प्रत्येक कैबिनेट के अंदर कार्ड, बाहर एक स्टील की रॉड लगी रहती है और इनके अंदर कार्ड स्थिर किए जाते हैं। और इस कार्ड कैटलॉगिंग में, कार्ड कैटलॉगिंग 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं? पहला होता है लाइनदार, एक तो लाइनदार होता है, एक होता है अर्ध लाइनदार, अर्ध लाइनदार, ठीक है, लाइनदार। तीसरा होता है बिना लाइन वाला, और रेखीय या बिना लाइनदार वाला, या अरेखीय कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है, अरेखीय। तो सबसे पहले देखिए लाइनदार का उपयोग कब किया जाता है? जब हम हाथ से क्या बनाते हैं? हस्तलिखित कार्ड बनाते हैं, हस्त लिखित पत्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है लाइनदार कार्ड का। इस तरह से लाइन वाला है ना, इस तरह से लाइन वाला कार्ड का उपयोग हस्तलिखित के लिए किया जाता है। हाथ से कार्ड बनाते हैं, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अर्ध लाइनदार वाला का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग टंकण प्रविष्टि है तो इसका उपयोग किया जाता है, टंकण प्रविष्टि है तो इसका उपयोग किया जाता है। टंकण की एंट्री बनानी हो तो इसका उपयोग करेंगे अर्ध लाइनदार, यानी सेमी रूल्ड और रूल्ड और अनरूल्ड हो गया, ठीक है। और इसका उपयोग मुद्रित यानी प्रिंटेड, मुद्रित प्रविष्टियों के लिए इसका उपयोग बिना लाइन वाले का किया जाता है। तो ये भी आप एक नोट कर लेना पॉइंट है जो आपको। और इसका इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? फ्रांस में इसका आविष्कार हुआ था। कार्ड कैटलॉगिंग का आविष्कार कहाँ हुआ था? फ्रांस के अंदर आविष्कार हुआ था। अब इसका आविष्कार देखिए, आविष्कार हुआ था फ्रांस में, फ्रांस देश में इसका आविष्कार हुआ था। और इसका सर्वप्रथम इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस की विज्ञान अकादमी की सूची हेतु रोजियर द्वारा किया गया। तो इसका प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग पेरिस की विज्ञान अकादमी की सूची हेतु रोजियर द्वारा किया गया। अकादमी की सूची हेतु, पेरिस की विज्ञान अकादमी की सूची हेतु सर्वप्रथम प्रयोग आपको बोलते 1775 बताना है। और इसका आविष्कार फ्रांस में हुआ था, इसका आविष्कार हुआ था। और 1791 में किया गया फ्रांस की राष्ट्रीय सूची संहिता हेतु प्रयोग। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, फ्रांस की राष्ट्रीय सूची संहिता हेतु प्रयोग किया गया 1791 में। ये कन्वेंशनल टाइप पूरा हो गया। अब देखते हैं नॉन कन्वेंशनल टाइप, यानी फिजिकल फॉर्म के अंदर ये अपन चल रहे हैं नॉन कन्वेंशनल टाइप। अब देखिए नॉन कन्वेंशनल के अंदर अपरंपरागत है दूसरा स्वरूप कौन सा है? अपरंपरागत स्वरूप, यानी नॉन कन्वेंशनल फॉर्म या आधुनिक स्वरूप भी कह सकते हैं, वर्तमान समय में काम आने वाले कैटलॉगिंग कार्ड आधुनिक स्वरूप। इसमें सबसे पहला है विजिबल इंडेक्स फॉर्म। इसको सर्वदर्शी स्वरूप भी कहते हैं, सर्वदर्शी स्वरूप भी कहते हैं। इसका नाम है विजिबल इंडेक्स फॉर्म है, सर्वदर्शी की स्वरूप, सूची स्वरूप का नाम सर्वदर्शी है। विजिबल फॉर्म इसलिए पड़ा, इसमें एंट्रीज को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उसको दराज को या कैबिनेट को खोलते हुए एंट्रीज की सीधी हेडिंग दिखाई देती है, इसलिए इसका नाम विजिबल फॉर्म, यानी इस तरह से इसको
व्यवस्थित किया जाता है। जैसे ये दराज खुलेगी यहाँ से तो इन सब की हेडिंग दिखेगी, है ना। ये दराज खुलते इन कार्ड की इस तरह से बाहर निकल के आते हैं, इन सब की ऊपर वाली हेडिंग दिखाई देती है, इसलिए इसको विजिबल इंडेक्स फॉर्म कहते हैं। तो ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना। इस सूची स्वरूप का उपयोग व्यापारिक तथा औद्योगिक पुस्तकालय में सर्वाधिक किया जाता है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना। इस सूची स्वरूप का प्रयोग व्यापारिक तथा औद्योगिक पुस्तकालय में किया जाता है। और इसे इसकी साइज क्या होती है, 12.6 इंटू 30 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। इस कार्ड की साइज क्या होती है, 12.6 इंटू 20 सेंटीमीटर होती है। ये भी स्टील की रॉड द्वारा कैबिनेट कार्ड में इस तरह रहता है और ये इसमें पारदर्शी थैलियां लगी रहती है। उस पारदर्शी थैली के अंदर ये कार्ड स्थिर रहता है। पारदर्शी थैलिया में इस कार्ड को डाला जाता है। अब देखिए, और भारत में इसे कार्ड डेस्क के नाम से भी जानते हैं। तो विजिबल कार्ड इंडेक्स कार्ड कह दो या कार्ड डेस्क के नाम से जानते हैं। और कार्ड डेस्क को भारत में किसने बनाया था, रेमिंगटन रैंड इंडिया कंपनी ने बनाया था। रेमिंगटन रैंड इंडिया कंपनी ने बनाया था, इस कार्ड डेस्क को बनाया था। और कार्ड डेस्क का उपयोग सामान्य ग्रंथों के लिए नहीं होता है, कार्ड डेस्क का उपयोग सिर्फ पत्र पत्रिकाओं के लिए होता है। तो इसका कार्ड डेस्क का उपयोग इसका उपयोग पत्र पत्रिकाओं के लिए, पत्र पत्रिकाओं यानी पीरियडिक पब्लिकेशन के लिए होता है, पत्रिकाओं के लिए होता है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लेना। और कार्ड डेस्क के अंदर दो कार्ड होते हैं, एक बॉटम कार्ड होता है, एक टॉप कार्ड होता है। एक बॉटम कार्ड होता है और एक टॉप कार्ड होता है। टॉप कार्ड होता है। प्रत्येक कार्ड की साइज क्या होती है, 10 इंटू 15 सेंटीमीटर प्रत्येक कार्ड की साइज होती है कार्ड डेस्क के अंदर। ये हो गया विजिबल इंडेक्स फॉर्म हो गया, सर्वदर्शी स्वरूप हो गया। और दूसरा है मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग यानी मार्क। मार्क एक तरह से कंप्यूटराइज स्वरूप होता है। कंप्यूटर के अंदर मशीन रीडेबल कैटलॉग में चुंबकीय या फ्लॉपी डिस्क में एंट्रीज को एंटर किया जाता है और उसके द्वारा कंप्यूटर में पढ़ा जाता है। दूसरा स्वरूप होता है मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉग यानी मशीन स्वरूपी मशीन पठनीय स्वरूप हो गया मार्क। पहली बार प्रयोग पूछा था मार्क का 1960 के दशक में अमेरिका में प्रयोग हुआ था। 1967 के अंदर मार्क फर्स्ट आया था। 1967 में आया था मार्क फर्स्ट। और इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किसने किया था, इस मार्क को परियोजना को चलाया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने बनाया था। और ये मार्क द्वारा एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल फर्स्ट के लिए ये सुटेबल था मार्क फर्स्ट। और 1968 के अंदर आया था मार्क 2 मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग 2। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने ये भी बनाया था मार्क 2। और ये मार्क 2 किसके लिए सपोर्ट करता था, मार्क 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 में। मार्क एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 मार्क 2 को सपोर्ट करते था। या मार्क 2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल में सपोर्ट करता था। मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग द्वारा कंप्यूटर के अंदर सूचना को स्टोर किया जाता है, प्रविष्टियों को स्टोर किया जाता है। इस तरह से अपन ये आधुनिक स्वरूप हो गया, सूची का आधुनिक स्वरूप हो गया। अब तीसरा टाइप है इसी के साथ मार्क के बाद है माइक्रो कैटलॉगिंग, माइक्रोफॉर्म कैटलॉगिंग सूक्ष्मदर्शी माइक्रो फॉर्म कैटलॉग, सूक्ष्मदर्शी स्वरूप माइक्रोफॉर्म कैटलॉग। अब तीसरा है माइक्रो फॉर्म कैटलॉग यानी सूक्ष्मदर्शी स्वरूप। इसके अंदर एक ही पत्र कार्ड होता है, उसके अंदर सभी पुस्तकों की सूची को छोटे रूप में यानी सूक्ष्म रूप में परिवर्तन किया जाता है। फोटोकॉपी विधि द्वारा सूक्ष्म रूप में परिवर्तन किया जाता है। और इसे पढ़ने के लिए हमें माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है, सामान्य आंखा से हम ये नहीं पढ़ सकते। तो नोट कर लीजिए, इसमें एक पत्रक पर सभी पुस्तकों
की सूची तैयार की जाती है। सूची फोटोग्राफी विधि से सूक्ष्म रूप में, यानी बहुत ही महीन रूप में, फोटोग्राफी विधि द्वारा बहुत ही सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर तैयार की जाती है। इसे सामान्य आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता। इसको पढ़ने के लिए माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है। इतना महीन रूप, छोटे रूप में सूची को तैयार किया जाता है। इसको पढ़ने के लिए हमें माइक्रो रीडर की आवश्यकता होती है। और ये 3 प्रकार के होते थे। माइक्रोफिश, मैंने बताया था माइक्रोफिश क्या होता है। माइक्रोफिश के अंदर एक पत्रक होता है, एक पारदर्शी पत्रक होता है, उसके अंदर सूची को छोटे छोटे यानी सूक्ष्म रूप में बनाकर, यानी माइक्रो फोटोकॉपी विधि द्वारा उसके अंदर परिवर्तन किया जाता है। और एक होता है माइक्रोफिल्म। माइक्रोफिल्म में बहुत लंबी एक रील होती है, पूरी लंबी रील होती है, उसके अंदर पूरी पत्रक सूची को तैयार किया जाता है। पूरी रील के अंदर पत्रक सूची को तैयार किया जाता है। तो ये टाइप हो गया माइक्रो कैटलॉगिंग फॉर्म के, या सूची पत्र का स्वरूप हो गया, यानी सूक्ष्म स्वरूप हो गया सूची पत्र का। अब लास्ट बचा है ओपेक, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। लास्ट बचा है ओपेक। ओपेक एक तरह से आप कार्ड कैटलॉगिंग का आधुनिक स्वरूप कह सकते हैं, यानी कार्ड कैटलॉगिंग का आप इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप कह सकते हैं। यानी ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ये क्या होता है, पत्रक सूची का, यानी कार्ड कैटलॉगिंग का पत्रक सूची का इलेक्ट्रॉनिक रूप या इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है। पत्रक सूची का एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी कह सकते हैं आप, इसको इलेक्ट्रॉनिक वर्जन कहते हैं। ओपेगो पुस्तकालय, ओपेगो क्या कहते हैं, पुस्तकालय संग्रह का प्रवेश द्वार कहते हैं। पुस्तकालय संग्रह का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन रूप से सारा डाटा पुस्तकालय के अंदर कंप्यूटर में उपलब्ध होता है। ये कंप्यूटर सिस्टम होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा पुस्तकालय सूची तैयार की जाती है। अब जैसे अपन बाहर ये कैटलॉगिंग कार्ड बनाते थे फिजिकल रूप में, वो सारा अब कंप्यूटर के अंदर बढ़ने लगा है, कंप्यूटर के माध्यम से बढ़ने लगा है। और इसके द्वारा आजकल तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो पुस्तकालय, बड़े बड़े पुस्तकालय में यूज आता है, छोटे पुस्तकालय में सक्सेस नहीं है। और आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो पुस्तकालय के अंदर सेल्फ लिस्ट के बारे में बता सकते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध है या नहीं, इसके बारे में बता सकते हैं। एक मैन कंप्यूटर होता है जो अलग अलग कंप्यूटर टर्मिनल से जुड़ा रहता है। उस मैन कंप्यूटर में सारी ये सूचना एकत्रित रहती है। एक बार ये कार्ड कैटलॉगिंग बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ये पुस्तकालय के, ये कंप्यूटर के अंदर ही, ये सिस्टम के अंदर ही कार्ड कैटलॉगिंग बढ़ जाता है पूरा। और एक एक स्टूडेंट का डाटा, बायोडाटा उसके अंदर भी रहता है, और प्रत्येक पुस्तक की जानकारी उसके अंदर भी रहती है। तो ये ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका इनर फॉर्म पढ़ते हैं, आंतरिक स्वरूप पढ़ते हैं। फिजिकल फॉर्म तो हो गया, आउटर फॉर्म हो गया। तो इनर फॉर्म ऑफ, हेडिंग लगा दीजिए, इनर फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग। पुस्तकालय सूची का आंतरिक स्वरूप। पुस्तकालय सूची का आंतरिक स्वरूप, सूची के अंदर जो विभिन्न प्रकार की सूचनाएं अंकित की जाती है, यानी एंट्रीज में सूचनाएं अंकित की जाती हैं, वो क्या कहलाता है, आंतरिक स्वरूप कहलाता है। सूची का आंतरिक स्वरूप कहलाता है। सूची का निर्माण है, तो अपन सूची का निर्माण करते हैं तो अलग अलग सूचनाएं अपन सूची के अंदर एंटर करते हैं। जो एंट्री प्रविष्ट की जाती है सूचनाएं, उसको क्या कहते हैं, आंतरिक फॉर्म कहते हैं, सूची का आंतरिक स्वरूप कहते हैं। जैसे कैटलॉगिंग कार्ड के अंदर आप सूची बनाते थे,
इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सूचनाएं डालते थे। पहले कॉल जैसे ट्रिपल सी जो बना रहे थे, यहाँ कॉल नंबर, हेडिंग सेक्शन, फिर आता था लीडिंग हेडिंग, फिर पहले लीडिंग सेक्शन आता, फिर हेडिंग सेक्शन आता, फिर टाइटल आता, फिर इम्प्रिंट सेक्शन। इस तरह से अपन बहुत सारी सूचनाएं इसमें डालते थे। ये सूची का आंतरिक स्वरूप कहलाता है। और सूची का आंतरिक स्वरूप 3 तरह का होता है। आंतरिक स्वरूप 3 तरह का होता है। पहला होता है अल्फाबेटिकल कैटलॉग, यानी अनुवर्णिक सूची भी कहते हैं। अनुवर्णिक सूची या शब्दकोश सूची। और दूसरा होता है क्लासिफाइड कैटलॉग। अपन आंतरिक स्वरूप इस तरह से बनाते हैं सूची का क्लासिफाइड कैटलॉग एंड वर्गीकृत सूची के माध्यम से। और तीसरा होता था इन दोनों का मिक्सर है, अल्फाबेटिक क्लास्ड कैटलॉग एंड अल्फाबेटिका क्लास्ड और कैटलॉग, इन दोनों का मिक्सर है, यानी अनुवर्णिक वर्गीकृत सूची, इन दोनों का मिक्सर है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा दीजिए। अपन पढ़ते हैं अल्फाबेटिकल कैटलॉग यानी अनुवर्णिक सूची के बारे में पढ़ते हैं। अब अनुवर्णिक सूची भी खुद कितने तरह की होती है? ये 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है मैं अभी एक बार लिख देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। पहली होती है ऑथर कैटलॉग, यानी लेखक सूची, लेखक के नाम से लेखक सूची होगी। दूसरी होती है नेम कैटलॉग, यानी नाम सूची होती है। सूची का प्रविष्टि नाम के अनुसार भी करते हैं, सूची की एंट्री नाम भी के अनुसार भी बनाते हैं। और तीसरी होती है टाइटल कैटलॉग, और चौथी होती है सब्जेक्ट कैटलॉग, यानी सब्जेक्ट के अनुसार भी हम सूची बनाते हैं, सूची में प्रविष्टियां बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं। और लास्ट होती है डिक्शनरी कैटलॉग। तो ये 5 प्रकार की आप अल्फाबेटिकल कैटलॉग को नोट कर लीजिए। पहला है ऑथर कैटलॉग, दूसरा नेम कैटलॉग, तीसरा टाइटल कैटलॉग, चौथा सब्जेक्ट कैटलॉग और 5वां डिक्शनरी कैटलॉग, यानी शब्दकोश सूची, विषय सूची और अक्षर सूची और नाम सूची और लेखक सूची। इसके बारे में हम इनके बारे में सबसे पहले अल्फाबेटिकल कैटलॉग के बारे में पढ़ते हैं और फिर इनके बारे में एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इन 5 प्रकार के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफाइड कैटलॉग, फिर पढ़ेंगे अल्फाबेटिकल क्लासिफाइड कैटलॉग के बारे में। अब देखिए हेडिंग लगा दीजिए, अनुवर्णिक सूची है अल्फाबेटिकल कैटलॉग के बारे में। पहला है अल्फाबेटिकल कैटलॉग, यानी अनुवर्णिक सूची। इसके अंदर सूचियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब जो जिसका नाम पहले, यानी ए लेटर के अनुसार पहले व्यवस्थित, फिर बी के अनुसार, फिर सी के अनुसार, इस तरह से हम इन सूचियों को व्यवस्थित करेंगे। अब देखिए इसके अंदर पहला है ऑथर कैटलॉग, यानी अपन ये ऑथर कैटलॉग बनाते हैं, यानी लेखक सूची बनाते हैं। लेखक सूची अगर पुस्तकालय में ऑथर कैटलॉग, यानी पुस्तकालय के अंदर एक ही लेखक, यानी एक लेखक, जैसे रंगनाथन है तो लाइब्रेरी के अंदर जितनी सारी रंगनाथन नाम से पुस्तकें होगी उन सब की एंट्री बनाएंगे ना, उनकी एक साथ एंट्री बना देंगे। एक साथ एंट्री बना देंगे, उससे क्या होगा, एक जगह एंट्री, यानी एक जगह पूरी सूचना एकत्रित हो जाएगी। रंगनाथन नाम की बुक की एक जगह सूचना एकत्रित हो जाएगी, तो ये होती है ऑथर कैटलॉगिंग। अब लेखक सूची के अंदर आप नोट कीजिए, लेखक सूची के अंदर प्रविष्टियां लेखक के नाम से बनाई जाती हैं। लेखक सूची के अंतर्गत प्रविष्टियां लेखक के नाम से बनाई जाती हैं। लेखक के नाम से एंट्री बना देंगे और उन सारी लेखक के नाम से, यानी जितने भी टाइटल भले ही अलग अलग हो, जैसे लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के नाम से रंगनाथन ने कब निकाले, कभी कॉलन क्लासिफिकेशन के नाम से निकाली, कभी कुछ टाइटल के नाम से, लेकिन लेखक तो एक ही है। उन लेखक की जितनी भी पुस्तकालय के अंदर पाठ्य सामग्री होगी उन सब की एक जगह अपन एंट्री बना देंगे, इसलिए हमारे लिए ऑथर कैटलॉगिंग इंपॉर्टेंट है। अब पाठक की ये क्या करती है, इसकी विशेषता है, ये पाठक, अगर पाठक को लेखक का नाम पता रहेगा तो उसकी
ये अप्रोच को संतुष्ट कर देगी। अगर पाठ्य को लेखक का नाम नहीं पता रहेगा तो ये एंट्री उस पाठ्य के अभिगम को या अप्रोच को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए अपन दूसरी एंट्री बनाते हैं, टाइटल एंट्री। टाइटल एंट्री यानी टाइटल कैटलॉग से एंट्री बनाते हैं, टाइटल कैटलॉग बनाते हैं, टाइटल के नाम से सूची बनाते हैं, यानी आख्या सूची कहते हैं इसको, आख्या सूची कहते हैं। आख्या सूची इंपॉर्टेंट होती है अगर पाठक किसी पुस्तक का यानी या फिर किसी ग्रंथ के अंदर किसी लेखक का नाम उपलब्ध नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कोई पुस्तक ऐसी कोई ग्रंथ नहीं होगी जिसमें टाइटल उपलब्ध नहीं होगा। तो टाइटल हर पुस्तक के अंदर उपलब्ध होता है। कई ऐसी पुस्तक आती है जिसमें लेखक का नाम उपलब्ध नहीं होता, कई बार क्या करता है लेखक छद्म नाम यूज कर लेता है, या कई बार यूज नहीं करता, सिर्फ टाइटल यूज करता है। तो ऐसी पुस्तक आती है तो टाइटल हम बना देंगे, टाइटल सूची, हम टाइटल सूची बना देंगे। इसके द्वारा हम पाठक के अप्रोच को पूरा अभिगम को संतुष्ट कर सकते हैं टाइटल अप्रोच के द्वारा। तो ये टाइटल सूची होगी, दूसरी टाइटल सूची होगी। तीसरी सूची होती है नेम कैटलॉग। तीसरी कौन सी होती है? नेम कैटलॉग। तीसरी है अल्फाबेटिकल कैटलॉग के अंदर ही है तीसरी नेम कैटलॉग। नेम कैटलॉग यानी नाम सूची। नाम सूची सूची लेखक सूची और विषय सूची का मिक्सर रूप होती है, दोनों का मिश्रण होती है। तो ये सूची आप नोट कर लीजिए, ये सूची लेखक सूची यानी ऑथर सूची या विषय सूची का मिश्रण होती है तथा विषय सूची का मिश्रण होती है, यानी ये लेखक सूची तथा विषय सूची का मिश्रण होती है। कैसे देखिए नाम सूची की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? जैसे कहीं लेखक का नाम टाइटल के रूप में आ गया ना, टाइटल के साथ लेखक का नाम आ गया तो उस समय अपन नेम कैटलॉग में बढ़ेंगे। अगर सीरीज के साथ नाम आ गया, अगर सब्जेक्ट के रूप में लेखक का साथ में नाम आ गया तो हम नेम कैटलॉग में बढ़ाएंगे। इसलिए इसको मैं बोल रहा हूँ ये लेखक सूची तथा विषय सूची का मिश्रण होती है, यानी दोनों प्रकार से इनका इस सूची में रूप या इसकी झलक दिखती है। कौन सी? लेखक सूची की भी दिखती है और विषय सूची की भी इसमें झलक दिखती है। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी कौन सी हो गई? सब्जेक्ट कैटलॉग। इस सूची के अंदर विषय प्रविष्टि यानी विषय सूची। विषय सूची के अंदर क्या किया जाता है? विशिष्ट विषय या उससे संबंधित विषय के नाम से सूची को व्यवस्थित किया जाता है, यानी सब्जेक्ट नाम से सूची को व्यवस्था किया जाता है सब्जेक्ट कैटलॉग के अंदर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं डिक्शनरी कैटलॉग। डिक्शनरी कैटलॉग वेरी इंपॉर्टेंट है। डिक्शनरी कैटलॉग से हमने सूची बना दी थी, डिक्शनरी कैटलॉग से हमने एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल से सूची बनाई थी, उसी को डिक्शनरी कैटलॉगिंग कहा था, यानी शब्दकोश सूची। उसके अंदर क्या होता है? ये जितनी भी ऑथर कैटलॉग हो गया, टाइटल कैटलॉग हो गया, नेम कैटलॉग, सब्जेक्ट कैटलॉग, उसके अंदर सारी सूचियां बनाई थी। उसके अंदर सभी सूचियों का मिक्सर रूप होता है ना, उसके अंदर सारी सूचियां एक जगह एकत्रित रहती हैं। तो डिक्शनरी कैटलॉग यानी शब्दकोश सूची, ये पांचवी लास्ट है शब्दकोश सूची। शब्दकोशीय सूची, इसके अंदर सभी प्रविष्टियां क्या होती है? एक जगह एकत्रित रहती हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में व्यवस्थित होती हैं, एक जगह एकत्रित रहती हैं इसके अंदर शब्दकोशीय सूची के अंदर। जैसे टाइटल के नाम से हो गई, लेखक के नाम से हो गई, ऑथर के नाम से, ऑथर के नाम या हो गया या टाइटल हो गया, इस नाम से डिक्शनरी कैटलॉग के अंदर शब्दकोश सूची के अंदर सूचियां व्यवस्थित रहती हैं। और एक क्लासिफाइड कैटलॉगिंग में पढ़ा चुका हूँ, CCC के अंदर यूज आई थी क्लासिफाइड कैटलॉगिंग। क्लासिफाइड कैटलॉगिंग में सूचियां काल नंबर के अनुसार व्यवस्थित रहती है, यानी वर्ग संख्या के अनुसार उसमें व्यवस्थित रहती है। तो आज ये था हमारा टॉपिक लाइब्रेरी कैटलॉगिंग एंड फिजिकल फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, यानी पुस्तकालय सूचीकरण का भौतिक स्वरूप भी हमने पूरा कर लिया। ये हमारा लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का यानी पुस्तकालय सूचीकरण का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। और हमने सनहरी क्लासेस पर लगभग 4 यूनिट पूरी करवा दी है, यानी लाइब्रेरी के 4 यूनिट पूरे करवा दिए हैं और सेकेंड यूनिट भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हम क्वेश्चन पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो आप जब तक देखते रहिए सनहरी क्लासेस पर। ये जितने भी टॉपिक हैं, आपको जो भी समझ में नहीं आए हमें कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएं और मैं उन टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।